औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बाग जीना में और ये हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी। और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जो है तलबा और तालबात की बड़ी तादाद है, वो रीडिंग करने के लिए आती है, मुताला करने के लिए आती है। और हम ये समझते हैं कि जो लाइब्रेरी है ये एक ज़ख़ीरा होता है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, और स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ी तादाद में जो है यहाँ का रुख करते हैं ताकि कुछ नॉलेज गेन हो सके, तो रिसर्च वर्क हो सके। अगर किसी का थीसिस चल रहा है तो उस हवाले से रिसर्च करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लोग देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए लाइब्रेरीज़ का रुख करते हैं। और हम देखते हैं कि पंजाब भर में जो है लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ मज़ामीन में और स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मैट्रिक के हवाले से अगर बात की जाए, 9th-10th के हवाले से बात की जाए, ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात की जाए, तो 9th क्लास का रिसेंटली हमने देखा कि जो रिज़ल्ट है वो आया। और उसमें ये बहुत हैरत अंगेज़ बात थी कि जो रिज़ल्ट में जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया। मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स थे जो हमारे, वो फेल हो गए 9th क्लास में, जो वाकई एक हैरत अंगेज़ बात है। और ये हुकूमत के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लम्हा फ़िक्री है ताकि उसे देखा जा सके कि क्यों, क्या वजह है कि इसके पीछे एक आम बच्चा जो है वो 9th क्लास में पढ़ रहा है और उसके फ़ेल होने की क्या वजह बनी है। अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो उसमें से 50 से ज़ायद बच्चे क्यों फ़ेल हो रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो लैप्स रह रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई गैप रह रहा है, जिसकी वजह से जो है उस तरह से पढ़ाया नहीं जा सका या फिर उस तरह से ट्रेनिंग नहीं की जा सकी कि आम बच्चा जो है जब वो प्रिपेयर उस तरह से नहीं हो पाया कि वो पास कर सके एग्ज़ाम्स। क्या आया कि जो एग्ज़ाम्स थे वो इतने टफ़ बना दिए गए थे और उसमें क्वेश्चंस जो थे इतने टफ़ थे कि जो स्टूडेंट्स थे उसे क्लियर करने में नाकाम रहे। क्या दूसरी जानिब अगर हम प्रिपरेशंस के हवाले से बात करें कि मोर देन 50% जो बच्चे थे उनकी प्रेपरेशन इस काबिल नहीं थी या इतनी अच्छी नहीं थी कि एटलीस्ट वो 40% मार्क्स का कर लें या फिर पासिंग मार्क्स एटलीस्ट जो है वो ले सके। क्या वजह इसकी जानने की कोशिश करेंगे और आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सादिक सईद। सादिक सईद साहब, क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ रिसेंटली कॉन्सेंट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस एमफिल कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में स्पेशल? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में। किस तरह का मैथमेटिक्स एमफिल में, देखने वाले को बताएं ज़रा। कि आम बंदा तो ये समझता है कि 2+3 5+ ये, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। आगे जाके आप क्या स्पेशलाइजेशन कर रहे हो और क्या फर्दर आपने देखा है इसमें? बेसिकली जो है ना मैथ बेसिक जो है ना वो मैट्रिक में और एफएससी में वो वहाँ ही रह जाती है। आगे और सब्जेक्ट आते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। कौन सा? टोपोलॉजी। इसका मैंने भी वो देखने वालों को बताया, उसमें होता क्या? यार उसमें मुझे भी समझ नहीं आई। मैंने एमएससी में भी पढ़ा है उसके बारे में और जो है ना एमएस में भी पढ़ा है सब्जेक्ट, लेकिन उसमें जो है मार्क्स भी अच्छे हैं। जो एमएस में मेरी रिसेंटली हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर अनी शाकिर साहब, वो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी बच्चों को जो है ना रगड़ा भी दिया है। रगड़ा क्या मतलब कि बच्चे सब्जेक्ट टफ होने की वजह से ना पास नहीं कर पाते, तो जिस वजह से मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में से? हाँ 80 मार्क्स टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में तो वैसे टोपोलॉजी में है क्या, बेसिक किसके रिलेटेड है? टोपोलॉजी आम फैम के लिए, आम देखने वालों के लिए कुछ नहीं कह सकते यार। एक टफ सब्जेक्ट है जिसके बारे में मतलब कि हम स्टडी खुद भी करते हैं, लेकिन मैंने तो इसके और जो है ना इंटरेस्ट लिया है ना लेना है। मैंने अब जो है ना उसमें जो रिसर्च भी उसमें नहीं कर रहा, रिसर्च में कर रहा हूँ। मतलब कि अपना न्यूमेरिकल इंटरेस्ट सब्जेक्ट है और ग्राफ थ्योरी, और बस। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, अभी हम बता रहे थे देखने वालों को कि जो रिज़ल्ट आए रिसेंटली 9th क्लास के हवाले से, वो मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। इसकी रीज़न क्या समझते हैं? सर मैं इसकी रीज़न बताता हूँ आपको। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मैं साथ जो है ना टीचिंग भी करता हूँ। तो ये देखा यार बच्चों की बेसिक अच्छी नहीं है। बेसिक अच्छी नहीं है। मैं रिसेंटली लाहौर मुल्तान साइड से जो है ना बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इधर आके देखा है बच्चों को जो है ना जो स्कूल है ना, जो स्कूल का सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है। मतलब कि जो स्टाफ रखा है उन्होंने मैट्रिक पास हैं, अपना एफए पास हैं, ये लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बेसिक अच्छी नहीं है। 9th वाले बच्चों को जाके पूछना उसको एलसीएम लेना नहीं आता, और कोई मतलब कि उनमें ख़ास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि बाकी बच्चों ने कुछ बेसिक उन्हें को आती है, कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये चीज़ें हैं उनमें।
अगर हम सरकारी स्कूलों के हवाले से बात करें, हज़ारों की तादाद में पंजाब भर में सरकारी स्कूल हैं और काफ़ी हम देखते हैं कि बजट भी आता है इसमें, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे उस्ताद भी हैं, वो पढ़ाते भी हैं। किस तरह का स्टैंडर्ड उधर देख रहे हैं? कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस, मैं कहता हूँ हमारी एजुकेशन फील्ड का। आप देखें तकरीबन 1 लाख प्लस जो है ना एजुकेटर की सीट खाली पड़ी है पंजाब में, भर्ती नहीं हो रही। जब भर्ती नहीं होगी, इतने सीट खाली पड़ी हैं, मींस इतनी सीट्स खाली हैं तो मींस के जो है ना वो भर्ती नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा। जो प्राइवेट वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं सीधी बात करूँगा, जाके चेक करें वो आप। कैसे बिजनेस कैसे कर रहे हैं? मतलब कि अपना देखें, अब जो टीचर रखे हुए हैं मैंने देखे हैं, मैंने तो विजिटिंग लेक्चर पे पढ़ाता हूँ, मैट्रिक एफएससी वालों को पढ़ा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी करनी होती है और बस फुल टाइम मैं कहीं भी नहीं पढ़ाया। तो वहाँ पे क्या है, 8,000 वाली टीचर, फीमेल टीचर रखी हुई है, उससे पूछ लें तो उसे कुछ बच्चों का बेसिक कुछ बच्चों को पढ़ाते नहीं है। 8,000 प्राइवेट वालों ने? जी जी सर, तुम तो जाके उसे आता क्या होगा, पढ़ाएगी वो क्या, तो क्या काम करेगी, कमाएगी वो क्या? 8,000 वाली भी कमाएगी? ऐसे ही है, मैंने बाकायदा देखी है सैलरी उनकी। जब मैं साइन करता था अटेंडेंस से अपनी सैलरी रिसीव करता था ना, तो हेडमास्टर से, अपना प्रिंसिपल से, तो वो मैं देखता था कि कितनी कितनी से अपना सैलरी दी है उन्होंने। 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। फीमेल टीचर को सारा दिन वो पढ़ाते हैं। बस क्या है, बेरोज़गारी है, लोग मजबूरी से पढ़ाते उसमें क्वालिफिकेशन वैसे क्या 8,000 वाली टीचर की? होगी। यही एफएससी, एफए, मैट्रिक, वो अपने अक्सर स्टूडेंट रख लेते हैं जो पढ़ के जाती है वहाँ से, मैट्रिक एफएससी करके जाती है एकेडमी में, वही रख लेते हैं, बचत करते हैं। बस यही चल रहा है आजकल। तो क्या आप समझते हैं कि ये अब जो एकेडमी सिस्टम है हमारा, हम देखते हैं कि लाहौर में तो देखा जाए ना, हर दूसरी गली में एकेडमी है, हर दूसरी गली में एकेडमी। अब देखें सबसे फेल रेशो जो है ना पंजाब में है। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मुझे पता है बच्चों को बेसिक नहीं आती। बच्चों को एल्शियम के पॉजिटिव का है, उसका प्लस माइनस है, तो वो उसका ये नहीं पता कि ये अपना 3+ है तो 7 नेगेटिव का, उनको ये नहीं पता कि सर ये -4 कैसा है, नहीं पता। नहीं पता। ये क्यों सारा कुछ सिस्टम लोग चेक ही नहीं करते। लोग बैठे हैं बस, लगे हुए हैं, हर बंदा अपने कमाई पे लगे हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारा तो ये माशाल्लाह से एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी बजट भी एलोकेट होता है, मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद फिर देखें जो क्या इन्होंने बजट दिया है अभी रिसेंटली जो मंजूर हुआ है पंजाब का, कुछ भी नहीं हुआ। बजट की बात नहीं होती है। अगर प्राइवेट वाले ये इदारे अच्छे होते हैं, ये भी सीधा हो जाए तो कोई मेरे ख्याल में इतना क्या समझते हैं किस तरह से बेहतर होगा ये? बेहतर यार इस तरह होगा कि प्रॉपर कोई एक्सपीरियंस टीचर रखे जाएं, जिनका लेवल हो पढ़ाने वाला, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ जो पढ़ाने वाले हों, तब जाके ये सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, पीपीएससी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, अगर किसी टीचर ने भी भर्ती होना है तो किस तरह से इसे देखते हैं? अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए। मैं खुद भी तकरीबन 2-3 साल से साथ साथ इसकी भी अभी लाइब्रेरी में ये स्टडी करने आया हूँ पीपीएससी की, ये साथ साथ मैं स्टडी कर रहा हूँ 3 साल से। मैं कहता हूँ होना चाहिए। वो लोग आगे जाएं जो उनको कुछ पले तो हो, कुछ नॉलेज तो हो, कुछ पढ़ाने के काबिल तो हो। एक आप इंटरव्यू दे के जाएंगे, आप जब प्रॉपर एक टेस्ट क्लियर करेंगे, इंटरव्यू मेरिट में आएंगे, तब जाके आप जो है ना आपको पता लगेगा। ये एनटीएस वगैरह कुछ भी नहीं है, सारा ऐसे फ्रॉड ही है। लोगों को जो है ना ऐसे पास करके सिफारिशें होती है। पीपीएससी अच्छा सिस्टम है। और अगर हम इसे बेहतरी की जानिब ले जाना चाहें, 9th क्लास का रिज़ल्ट अच्छा है, 10th क्लास का रिज़ल्ट अच्छा है, इंटर में जो है पासिंग बच्चों की रेशियो अच्छी है, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आप तो जिस तरह टीचिंग भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट होता है और अगर वो टीचिंग भी कर रहा होता है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बता सकता है। और हमारी भी कोशिश ये है कि बेहतरी है किसी तरीके से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ना, मेरी बात सुने, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजुकेशन को इस टाइम तबाह कर रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है। बच्चे स्कूल्स में जो है ना आते हैं, एक दिन जो है ना आते हैं, दूसरे दिन गायब होते हैं, 2 दिन गायब होते हैं। रिसेंटली 1 दिन पहले ना स्टूडेंट बैठा था तो उसके 2 दोस्त नहीं हैं। कहते यार उनसे रब्ता नहीं हुआ, अगर रब्ता हो जाता तो शायद मैं कहीं और चला जाता, वो नहीं आते तो मैं भी ना आता। मैंने कहा कहाँ चले जाते? कहते किसी पार्क का नेम लिया, कहते वहाँ जाके बस टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन देखें वालिदैन जब पता भी नहीं करेंगे हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो टीचर्स को जो है हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल इंतजामिया को बात करते हैं कि सर ये क्या माजरा है, बच्चे आते नहीं हैं। वो कहते हैं घर कॉल करते हैं, वो आते हैं, ठीक है बात सुन के गुजार देते हैं। जब वालिदैन ही मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, स्टूडेंट खुद भी नहीं है, तो कैसे ये सारा कुछ ठीक होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहता हूँ ना,
पहले तो ये सोशल मीडिया है ना, इसने एजुकेशन लेवल को जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, दूसरी जानिब अगर हम मोबाइल के यूज़ के हवाले से करें, कितना आप समझते हैं कि ये अब 9th-10th के स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट्स पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, और कितना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है? सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदा है इसमें कौन सा है? फेसबुक से यूज़ करने से इनमें कौन सा फ़ायदा हो रहा है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह जो भी मतलब ऐप्स वगैरह हैं, वो कौन सा उनमें फ़ायदा है बच्चों का? अब ख़ास तौर पर मैट्रिक और एफएससी वालों को। चले हम मास्टर हैं, जैसे एमफिल के स्टूडेंट, वो कर लें, उनको चलो नॉलेज में कुछ चीज़ मिल भी जाती है, वो सोशल मीडिया पे पढ़ भी लेते हैं अपना, किसी की जो है ना अपना आउट ऑफ कंट्री की कोई स्पीच होती है या कि वज़ीर आज़म की, तो चलो हमें तो फ़ायदा होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा? लास्ट में ये पंजाब गवर्नमेंट को या फिर एजुकेशन सिस्टम को बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देंगे, किस तरह से बैलेंस किया जाए और किस तरह से हम देखें आउटपुट जो है वो बेहतर आए? जो हमारे पास सबसे बेहतर निज़ाम है ना सियासत के लिहाज से, जब तक ये सियासत का स्टेबल नहीं होगी तब तक हमारा कोई ना महंगाई कंट्रोल हो सकती है, ना कोई और चीज़ कंट्रोल हो सकती है। अब देखते जाएं ये तकरीबन 7-8 मंथ होने वाले हैं, इसमें क्या बेहतरी है? गरीब पिस रहा है बेचारा, ठीक है, ये लोग बैठ के अय्याशी कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये लोग बाहर निकले, लोग कितने परेशान हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से असरअंदाज हो रहा है? असरअंदाज इस वजह से हो रहा है, जब तक एक गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, वो काम बैठ के नहीं करेगी, प्रॉपर मिनिस्टर कोई आएगा नहीं। इस वक्त तो हर बंदा अपन लगा हुआ है एक दूसरे को नीचे दिखाने में और एक दूसरे को जो है ना कि बस केस बनाने में, ये सारा कुछ है। इस लिहाज से जो है ना कुछ भी नहीं हो रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम काफ़ी मुतासिर कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को। तो अगर हम बात करें कि ये मोबाइल का यूज़ भी, सोशल मीडिया का यूज़ भी, तो अब आउटपुट भी है, और रट्टालाइजेशन, खासकर जो रट्टालाइजेशन है, क्या आप समझते हैं कि कितना इसे जो है परवान चढ़ चुकी है और कितना रोक दिया गया? रट्टा सिस्टम जो है ना, मैं कहता हूँ रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ना कंसेप्चुअल का जो है ना पोर्शन हो, जैसे 70% अपना 30% होना चाहिए कि इसमें कंसेप्चुअल पेपर होगा आपका। ये जब जाके टीचर्स भी और जो तैयारी होगी वो भी इस लिहाज से होगी कि बच्चों को कंसेप्चुअल के लिहाज से जो है ना तैयारी कराएंगे, रट्टा से वो जो है ना परहेज़ करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की कि आम स्टूडेंट, अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट्स है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए क्या वो पढ़ रहा है और क्या वो लिख रहा है, उसे समझ में आए बात कि किस तरह से कोई फार्मूला बना है और उसके इम्पैक्ट क्या है, और किस तरह से जो रट्टालाइजेशन है उसको ख़त्म किया जा सकता है। रट्टालाइजेशन से सिर्फ एक इंसान जो उसे याद कर सकता है, लेकिन उसका मतलब जो है वो समझ नहीं सकता। बेहतर ये है कि हर स्टूडेंट को पता हो, हमारे अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसे एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसे सारा खुद सॉल्व करके आना चाहिए। और दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, और इंग्लिश के हवाले से खासकर बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं 9th-10th क्लास का स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश को टेंसेस वगैरह और ओवरऑल जो इंग्लिश है कम्युनिकेशन लेवल के हवाले से कितना कम्पीट कर सकता है अदर कंट्री से? ये तो उनको पता है जिनका सब्जेक्ट है क्योंकि मैं तो खुद ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। लेकिन वैसे जो मैं कहता हूँ ना, बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेसिक बच्चों की स्ट्रांग करनी चाहिए। जो पढ़ाने वाली बेसिक को जो स्टार्ट से ही ना, वो एक अच्छा टीचर होना चाहिए बच्चों के पास, तब जाके ये बेसिक इंग्लिश जो भी है सारा कुछ उनका तब अच्छा होगा अदर कंट्री से। जब तक ये हमारी बेसिक अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करते। यही बात मैंने आपको मैथ की भी की है कि हमारे बच्चों की बेसिक अच्छी नहीं है। बेसिक अच्छी इसलिए नहीं है कि उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं मिला अच्छा। जी बिल्कुल, टीचर अच्छा नहीं मिला, बेसिक अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है एक कोई भी अगर स्टूडेंट है उससे पास करने में, एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में और सब कुछ देखने समझने में आसानी हो। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गहवारे तालीम की प्रिंसिपल, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मिसिस तौसीफ शकील। मिसिस तौसीफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सर मुनान बशीर एडवोकेट। मैम पहला सवाल आपसे करूंगा। अब रिसेंटली हमने देखा कि ये अब रिज़ल्ट आया 9th क्लास का, मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास नहीं हो सके, क्या रीज़न समझती हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को
तवज्जो देनी चाहिए। पेरेंट्स को खुद देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं। सबसे पहली गाइडलाइन जो होती है ना वो पेरेंट्स से मिलती है। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। हमारे इस्तिज़ा का किरदार जो होता है, रोल जो है ना वो बहुत चेंज हो चुका है। हम इसको सिर्फ कमर्शियल लेवल पे ले आते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिलनी है और हमने इतना बस काम करना है। हम ये नहीं सोचते कि हमने एक कौम बनाना है, हमने बच्चों को बताना है कि हम क्या हैं, हमारी रूट्स क्या थी और हम अब क्या हो गए हैं। तो हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। तो अभी हम बात करें मोबाइल के यूज़ के हवाले से, मोबाइल यूसेज आप कितना समझते हैं कि कितना इम्पैक्ट कर रही है और कितना पॉजिटिव जो है स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, हर चीज़ के अब्यूज़ भी होते हैं और यूजेस भी होते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने बच्चों को पास बिठा के उसको यूज़ करने देते हैं और देख रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो आप उनमें उनका साथ दें, उन्हें समझाएं जो चीज़ उन्हें नहीं समझ आती। लेकिन आप ये मत करें कि मोबाइल पकड़ा के आप अपने कामों में बिजी हो गई हैं, आपको पता ही नहीं बच्चा क्या देख रहा है। वहीं से बच्चों के जो है वो दिमाग जो है ना स्पॉइल होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें 9th क्लास 10th क्लास या फिर इससे नीचे लेवल के जितनी भी क्लासेस हैं, वहाँ पे अगर जो टीचर्स मौजूद हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? उन्हें अच्छा, बहुत अच्छा, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि आपने मतलब रट के आप टीचर बन गई तो आपने जाके वो रटी हुई चीज़ बतानी है। आपने बच्चों को नॉलेज देना है, आपने उनको बेस बतानी है, ठीक है ना। आपने सिर्फ ये नहीं कि जी ये है इलामा इकबाल तो आप इसको पढ़ लें तो ये है तो ये। आपने बताना कौन थे, क्या थे, कैसे उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आई, किस तरह से उन्होंने एक कौम को जगाया। इस तरीके से फिर होता है। करंट टाइम पीरियड में क्या आप समझती हैं जो हमारे 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका इंग्लिश लेवल अगर कंपैरेटिवली अगर दीगर हम कंट्री से बात करें तो कितना कम्युनिकेशन में गैप रह जाता है, कितना बेहतर? हम लोग तो इतने रिजिड हैं कि भाई इंग्लिश नहीं सीखो, ये नहीं, जबकि हमारा मज़हब कहता है कि आप हर ज़ुबान सीखें, आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो हमें अपने बच्चों की इंग्लिश अच्छी करनी चाहिए। अगर उन्हें बाहर जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए या कहीं पे भी डिस्कशन भी करनी चाहिए, तो उन्हें अपनी ज़ुबान के अलावा उर्दू, पंजाबी, जो भी हमारी मादरी ज़ुबान है, इंग्लिश पे भी बूरो। मैं तो कहती हूँ आप चाइनीज़ भी सीखनी चाहिए। और भी आप अरबिक में आपको बहुत मास्टर होना चाहिए ताकि हम कुरान पाक को समझ सकें। तो ये तो होना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को इंग्लिश हम समझाएँ। अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेना चाहे कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, हमारा रिज़ल्ट बेहतर आए, एजुकेशन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का हो, किन किन चीज़ों में आप समझते हैं फ्लॉज है और किन्हें बेहतर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो आपके टीचर्स हैं ना, आप उनको एक हैंडसम अमाउंट पे करें ताकि उन्हें लालच ना आए कि हमने अब इतने ट्यूशन्स में पढ़ा देने हैं, इतने हमने उन बच्चों से इस तरह से कर लेना है, यहाँ से पैसे काट लेने हैं, यहाँ से ले लेने हैं, इतना हो। और उसके बाद फिर अगर वो करते हैं तो फिर वो गलत करते हैं। फिर वो पूरे ज़हन से, पूरी सुकून के साथ बच्चों को पढ़ा सके, उन्हें अपनी मुआश की फ़िक्र ना हो, उन्हें पता है हम इतना मिल जाना है। हमारा ये टाइम जो है ना वो इसलिए हम इसको बहुत ईमानदारी से यूटिलाइज़ करें और उसको फिर वो पढ़ाएँ। अदर देन लाहौर अगर बात करें पंजाब भर में क्या सिचुएशन आप देख रही हैं? लाहौर में कैसा है एजुकेशन सिस्टम और अदर देन लाहौर कैसा है पंजाब भर? देखिए, लाहौर में तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग भी, पेरेंट्स भी जो है पढ़े लिखे और सब। अगर हम यहाँ से बाहर चले जाएं तो बहुत से लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते, माएँ ख़ास तौर पर। और माँओं को मेरा ख्याल ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि माँ ने बच्चे को बेस बतानी होती है, उसने बताना होता है कि भाई आपने क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा। अगर माँ के पास नॉलेज की कमी है, उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, तो फिर बच्चा कभी भी अच्छा जो है ना वो इंसान भी नहीं बन सकता और सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। अगर माँ पढ़ी लिखी है और उसके पास नॉलेज है, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, नॉलेज रखती है, तो अपनी औलाद को बहुत अच्छा, माशाल्लाह ये मिसाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनसे भी बात करेंगे। लास्ट में कोई मैसेज आप गवर्नमेंट को, माओं को, पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, हमारी जो बेसिक इस्लामी तालीमात है ना, अगर हम उनको फॉलो करते हुए अपने बच्चों को तालीम दें तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और अपने घर की लाइफ में भी बहुत अच्छे। क्योंकि इस्लाम ऐसा मज़हब है जो हमें हर चीज़ में ना एक बैलेंस करना सिखा देता है कि हमारी हदूद कहाँ तक है। हम अपनी हदूद से जब फलांगते हैं तो वहाँ पर ख़राबी हो जाती है। हमें अपनी हदूद में रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे अभी बात हुई तो आप ये बताइएगा कि किस तरह से आप समझते हैं कि जो हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, और अभी आपने देखा भी, हमने बताया कि मोर देन 50% बच्चे 9th क्लास में फेल हो गए, रीज़न क्या समझते हैं? कुछ तो बच्चों का एक मोबाइल यूज़ है, वो आप ठीक कहते हैं, वो आपकी बात आई 100% एग्री विद यू कि उसके साथ एक इशू बनता है कि वो काफ़ी टाइम जो है ना, क्योंकि मोबाइल एक डबल एज वेपन है, उसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। तो
जो छोटा बच्चा है उसको मोस्टली वो टाइम जो अपना ज़ाया कर रहा है, उसको नहीं पता कि मेरी एजुकेशन का टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है। एक ये है। सेकेंडली, जिस तरह से आपने स्पेसिफिकली अभी बात की कि 9th का भी रिज़ल्ट आया है, तो हमारे कुछ यानी स्टूडेंट्स भी थे और कुछ नेबर्स में बच्चे थे, उन्होंने दिए। उनमें एक इशू ये था कि अभी जो इसमें एक सिस्टम आया कंप्यूटराइज स्कैनिंग का, बच्चों को बबल फिल, उसमें एक पैटर्न होता है जिसमें हमने बबल फिल करने होते हैं और हमारे जो MCQs वगैरह होते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके स्कोर्स और वो आता है रिज़ल्ट। तो बच्चों को स्पेसिफिकली देखें, हमने उनको सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, उनको हमने एक चीज़ ABC सिखा दी है, लेकिन जब हमने उनको ये नहीं बताया कि आपने इसको लिखना कैसे है, इसको आपने किस तरह यानी वो आपका जो स्केड्यूल है वो आपने कैसे अपना पेपर पे उतारना है, तो जो स्पेसिफिकली जो उसका वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो मेरे अंदाजे से ये है कि बच्चों को लाजमी उसके ऊपर एक स्पेशल एक लेक्चर दें। अब बच्चे ने क्वेश्चन ठीक कर दिया, वो फिल उसने ठीक किया है कि उसने ए बिल्कुल उसका आंसर था, उसने ए फिल कर दिया है, बट उसने ए सही तरीके से फिल नहीं किया, वो बबल बाहर आ गया है या वो बबल पूरा फिल नहीं हुआ, तो उसका ए जो है वो वहाँ से उसका नंबर कट जाएगा। उसने घर आके कहना है कि मैं तो पास हूँ, मेरा ये ठीक है, उसने करेक्ट करना है, टैली करना है अपने गाइड्स के साथ, बट जब उसने देखना है कि यार ये तो मेरा फेल है और मेरा नंबर नहीं आए, तो ये वजह है। एक रीज़न ये होगी। अदर देन दिस, आप क्या समझते हैं कि जो हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, जो हमारा लर्निंग सिस्टम है स्टूडेंट्स की तरफ से, और जो हमारा लाहौर में या फिर अदर देन लाहौर एकेडमी सिस्टम है, किस तरह से ये किरदार अदा कर रहा है और कितना मुआविन साबित हो रहा है इसमें? लाहौर में, क्योंकि आपको पता है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें तो काफ़ी बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी यानी उस्ताज़ा भी अवेलेबल हैं, बट जब हम अपने जाते हैं आसपास इलाकों में, कुछ ऐसे यानी देहाती इलाकों में, वहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो हैं वो नहीं यानी वो टीच कर रहे वहाँ पे, कुछ वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो एक गैप आ जाता है ना, उस वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं मोस्टली वो एक जो लेवल है ना उसको मीट नहीं कर सकते। तो एक ये है, लेकिन मेरा इसमें यही आपसे है कि जो अब सिस्टम है ना, पहले से तो बहुत अच्छे तरीके से ये अपग्रेड हुआ है, इसको फर्दर अपग्रेड करें, और अब इसमें अब यानी इसमें एक डिजिटल जो इम्पैक्ट है ना वो लेके आना चाहिए। पहले बच्चों को पॉइंट्स टीचर्स पढ़ाते थे, अब मेरे अंदाजे से तो LEDs पे और स्क्रीन्स के ऊपर वो पॉइंट्स जब आती हैं और वो उसको रीड करते हैं और उसको देखते हैं, वो कलर के साथ भी अट्रैक्ट करते हैं, उनको कलर भी आ रहे हैं, उनको काउंटिंग भी आ रही है, ABC भी आ रही है। तो इस लिहाज से जो ये सिस्टम है ना थोड़ा सा अपग्रेड करना, क्योंकि बेसिक है, यहाँ से बच्चे ने स्टार्ट लेना है, ये रूट है, वो रूट जब नरिश करेगी तो आगे जाके आप देखें वो एक अच्छा तनावर दरख्त बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो है आम आदमी के साथ साथ जो है, अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करें, पेरेंट्स का भी एक बहुत ज़्यादा रोल है। किसी भी बच्चे की तालीम के हवाले से बात कर ले, उसकी ग्रूमिंग के हवाले से बात कर ले, अपब्रिंगिंग के हवाले से बात कर ले, किसी भी लेवल पे अगर पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर नज़र भी रख रहे हैं, साथ उनकी परवरिश इस तरीके से कर रहे हैं कि फ्रेंडली माहौल हो, उसे पढ़ने में भी मसला ना हो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी ना हो, और हर बात भी वो अपने पेरेंट्स से कर सके। और दूसरी जानब अगर कोई पेरेंट कहे बच्चे को पढ़ने का तो वो टाइम पर पढ़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चे के लिए, बच्चे की लाइफ के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, रिज़ल्ट के लिए। और दूसरी जानिब अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात कर लें तो गवर्नमेंट के एंड पे अगर जो कहीं पे खाली असामियाँ मौजूद है वहाँ पर जो है वहाँ टीचर्स होने चाहिए, टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ कोई गैप रह गया, लैप रह गया, वहाँ पे जो है आसानी लानी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी टीचर्स हज़रात हमारे मौजूद हैं वो पहले तो उनके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई भी इस तरह का टीचर नहीं होना चाहिए जो उस क्राइटेरिया पे ना उतरता हो। क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, हर टीचर के लिए होना चाहिए, चाहे वो 5 क्लास का टीचर है, चाहे वो 10th क्लास का टीचर है। और आगे भी चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह से आम शहरी है वो समझते हैं कि इसे बेहतर किया जा सकता है, और जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में जो है फेल होने की वजह क्या है और किस तरह से उसे बेहतरी की जानिब लाया जा सकता है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? इमरान मदारी। इमरान भाई किस जगह से हैं आप? मैं राजनपुर से सर। राजनपुर से। भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब किस जगह से आप? मैं सर राजनपुर तहसील रुझान। राजनपुर से। हाँ जी। तो तहसील रुझान की अभी आपने जिक्र किया, वैसे तो हमारा टॉपिक जो है वो एजुकेशन के हवाले से है, एजुकेशन में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। और हमने अभी देखा कि रिसेंटली जो रिज़ल्ट भी आया है
रिजल्ट पे भी आएंगे, उससे पहले आप मुझे करंट सिचुएशन जो है रुझान के हवाले से बता दें। क्या उधर जो सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, कितने % आप समझते हैं कि हुकूमती इमदाद पहुँच गई है, और कितने % लोग हैं जो अब वो बेहतरी की तरफ आ गए? वहाँ पर तो सैलाब ने तकरीबन 95% नुकसान पहुँचाया पूरे तहसील में, और इसके अलावा हुकूमती इमदाद भी वहाँ पर पहुँची है। और इस हुकूमत से बढ़कर ना प्राइवेट लोगों ने NGOs वगैरह इस तरह के जो फाउंडेशन थे ना, इदारे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लोगों की हेल्प की है। आपको उधर नज़र भी आया? काफ़ी नज़र आया, काफ़ी लोग आए हैं, प्राइवेट लोग आए, काफ़ी लोगों ने उनको दी है। और बाकी तो सारा शहर, पूरा तहसील ऐसे समय डूब गया है, स्कूल, बाकी आबादी सारे। कितनी आबादी है वैसे उधर की, रुझान के वाले से स्पेसिफिकली बात कर लें, और कितने आप समझते हैं कि अब जो है कितने % जो है रिकवर कर लिया है, और जो आज जिस तरह आपने बताया प्राइवेट NGOs वगैरह काफ़ी काम कर रही हैं, कितने % रह गया? तो अगर डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो अभी रोड वगैरह ये अभी नहीं बने, और स्कूलों में, शहर सिटी में तो अभी तक भी पानी है। स्कूलों में मतलब कुछ स्कूलों में छुट्टी है, अभी तक पढ़ा नहीं रहे क्योंकि वहाँ पर पानी का अखराज नहीं हो सका। बाकी आसपास के जो गांव थे वहाँ पर तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और स्कूल वहाँ पर खुल गए हैं दोबारा से। और इसके अलावा उनकी आबादी, टोटल अगर आबादी तो देखा जाए मेरे ख्याल में 20 लाख आबादी है पूरे तहसील की। बाकी 12 यूनिट हैं तकरीबन, उनमें से शायद 4 यूनिट के अलावा बाकी सारे 8 यूनिट जो है ना, वो सब पानी के अंदर आ गया था। वैसे एस्टिमेटेड क्या आप समझते हैं 40% 100 में से, अगर 100% जो था वो तबाही की तरफ गया था, उसमें से 40% बेहतर आ गया, 30%, 20%, 50%, क्या आप समझते हैं एस्टिमेटेड? वैसे तो बेहतर 100% तो डेटा भी किसी के पास तकरीबन बिल्कुल 20% हो गया होगा। असल में वो जो मैं भी वहीं से हूँ, ये मेरे भाई हैं। तो स्टार्ट में तो जो फ्लड आया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी काम किया है। जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं प्राइवेट, उन्होंने आके उनकी हेल्प की है, उनको टेंट्स वगैरह दिए, क्योंकि एक तो ज़मीनी आफत तो थी ये, और ऊपर से बारिश हो रही थी तो बेचारे वो काफ़ी सर्दी भी उनको ऑफ कोर्स लग रही हो, क्योंकि उनके पास टेंट्स वगैरह थे नहीं। बाद में इन्होंने लोकल जो लोग थे उन्होंने तो खाना अवेलेबल उनको किया, प्रोवाइड किया है। और दूसरी तरफ जो है वो आबादी बिल्कुल कम है, उसको सेफ एरिया में लगा दिया, लेके आए, लेकिन वहाँ पे शिगाफ कर दिए कि जी पानी यहाँ से गुजरगा बनाने के लिए। अब जैसे कि भाई ने बताया कि 95% एरिया तकरीबन डूब गया, जिसमें 2-3 यूनिट ही जो कि बचे थे, वो भी ना होने की मुतरादिफ थे, क्योंकि वो सैलाब के पानी से तो बच गए थे, बारिश के पानी से नहीं बचे थे। और मोस्टली इलाके जो थे वो सैलाब की वजह से तो डूब गए थे, जो थोड़े बचे हुए थे वो बारिशों की वजह से, वो जिनके कच्चे घर थे वो उनकी वजह से जो है वो गिर गए। लेकिन जो रिकवर उन्होंने किया है, अभी भी लोग खुद जा रहे हैं। जो कुछ मैं ये किसी पार्टी की बेस पे नहीं बात कर रहा, कुछ लोगों ने मतलब ये कि वादे, लेकिन अभी मैं रिसेंटली ये कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बेचारे वो खुद उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे थे कि जी हमसे जो वादे किए हुए थे कि जी हमने 4 लाख में घर बना के देने, वो ना वो 4 लाख वाले जनाब आए हैं, ना उनको घर बना के दिए है। क्योंकि अब आप जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, अब यहाँ हम खड़े में हमें थोड़ी सी सर्दी लग रही है। अब अगर 2 महीने में, 1 महीने में उनके घर नहीं बने तो वो कहाँ जाएंगे? सर्दी से उनको और मज़ीद बीमारियाँ आके घेरेंगी, और ऑलरेडी वो बीमार हुए। इस वाले से चूंकि आप बिलोंग करते हैं रुझान से, मैं इसलिए आपसे एक बात भी की, और इस वाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को, हमारे ऑफिशियल्स को, कि कितनी उधर इमदाद की ज़रूरत है और कितनी कर दें उधर, क्या सिचुएशन, कोई मैसेज दे दें बस, फिर हम टॉपिक पे फिर आ जाए। जी, ये अभी रिसेंट एक वहाँ के लोगों ने कुछ लगाए हुए थे कि जो शगाफ पड़े हुए थे ना, अब उनको बंद नहीं किया, फिर से पानी ला रहे हैं, क्योंकि पानी जो जमा हुआ वो फसलों के लिए पानी नहरों में आता है। जब वो पानी फिर से आ रहा है तो वो शगाफ जो बने हुए थे उनसे पानी फिर उनकी तरफ चला जाएगा, जो घर वगैरह हैं। लिहाजा एक तो उनको बंद किया जाए, दूसरी जो आमदोरफ्त के लिए सड़कें वगैरह बनी हुई थी, जैसे कि राजनपुर से DG खान की तरफ जैसे सड़कें कुछ बनी हुई थी लेकिन वो टूट गई थी, वो उन पे काम किया जाए। स्पेशली रुझान के बहुत सारे सड़कें हैं जो टूटी हुई थी, जो तोड़ी गई थी, तो अब उन पे भी काम होना चाहिए। जिन लोगों के घर नहीं बने हुए, उनकी इमदाद के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनकी फसलें वगैरह तो डूब गई, ज़ाहिर है अब उन्होंने कहाँ से लेना है। अब हम ये कह सकते हैं कि लाखों के उधर हजरात उधर मौजूद हैं जो इमदाद के मुंतज़िर हैं, और उनकी फौरी इमदाद होनी चाहिए, चूँकि उनके सर पे छत नहीं है,
और नीचे जो है कहीं पे पानी मौजूद है, कहीं पे पानी भी मौजूद नहीं है, साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं है। उनकी इमदाद होनी चाहिए ताकि उनका जो आगे सिलसिला है वो चल सके। अब वापस आते हैं हम टॉपिक की तरफ भाईजान। आप मेडिकल के लिए भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो बीमार हैं, उनके लिए कोई है नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और कुछ हैं भी तो दूर दराज इलाकों पे। कोई एनजीओ को जो है वो एजुकेशन के साथ साथ मेडिकेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए वहाँ इलाकों के लिए। ज़रूर नहीं है कि सिर्फ जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वापस भी चले गए हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं होती कि हम कहाँ पे चले गए हैं, वापस तो चले गए हैं लेकिन वो बीमारी की हालत में भी चले गए हैं, उनके लिए भी। और स्पेशली जो ये जो प्रोडक्ट्स जो चीज़ें लेके जा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो बच्चों के लिए भी सामान लेके जाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक वुमेन्स के लिए। थैंक यू जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी भाई ने बात की कि बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। अगर कोई चीज़ें लेके जा रहा है, हम देखते हैं उधर ज़रूरत होती है, बच्चों ने फीड भी करना होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जो औरत को भी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है उसको भी चाहिए, और वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी तादाद में जो थी प्रेग्नेंट औरत मौजूद थी, तो औरतें मौजूद थी, बड़ी तादाद में थी। उनके लिए भी काम करना चाहिए। अगर कोई बीमार है, बीमार बुज़ुर्ग है, शहरी है, उसके लिए भी खास तवज्जो देनी चाहिए। अब मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये रिज़ल्ट आया 9th क्लास का, तो उसमें मोर देन 50% बच्चे हैं वो फेल हो गए जी। तो किस तरह से आप देखते हैं इस रिज़ल्ट को, और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो स्टूडेंट्स, क्योंकि हर चीज़ के फ्लॉज भी होते हैं और उनके 2 साइडेड होते हैं, डबल साइड होती है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो एक तो कोरोना की वजह से जो पहले रिलीफ दिए गए थे, जैसा कि रिसेंट जो ऐलान हुआ था कि जी कम से कम आप जितने मार्क्स भी ले लें हम आपको पास कर देंगे, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो अभी भी शायद उस खुशफहमी में मुबतला थे कि शायद हमें इस दफ़ा जो है वो पास कर दिया जाएगा। इसी वजह से बच्चों ने जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरी बात ये कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इतना फोकस नहीं किया, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने गैजेट्स वगैरह पकड़ा दिए, जी चलें जी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गैजेट्स का जितना अगर हम कहते हैं जी उनका इम्पैक्ट हुआ है, उनका पॉजिटिव क्या भी हो सकता है, फ़वाइद भी तो हो सकते हैं, सिर्फ नुकसान नहीं। बात ये होती है कि हाउ वी यूज़, कि हम कितना करते हैं यूज़। बिल्कुल वहाँ से अगर बंदा पढ़ने के लिए कोई चीज़ें सर्च कर ले तो वो भी आ जाएंगे। अगर बंदे की जो है वो मेंटालिटी ही जो है वो सिर्फ टाइम पास के लिए, तो वो फिर उसने सोशल मीडिया पे जाना है, उसने जो है वो गेम्स पे जाना है, जिससे उसने कुछ गेन नहीं करना, सिर्फ टाइम पास ही करना है। और जिस तरह आपने मेंटालिटी के हवाले से बात की, सोशल मीडिया के हवाले से बात की, तो नाज़रीन भी इस चीज़ के गवाह हैं, हम भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हम अगर खासकर किसी फेसबुक वगैरह या फिर कोई यूट्यूब के हवाले से बात करें, जो चीज़ हम देखते जाएंगे ना, बार बार वो ही चीज़ आती जाएगी और चेंज होकर आती जाएगी। दूसरा कंटेंट, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते जाएंगे वही आता जाएगा, जिसके बारे में हम बात करते जाएंगे वो ऐड चलना शुरू हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं आपस में, फिर 5 मिनट बाद वही ऐड मोबाइल पे आ रहा है। और ये हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जिस तरह से जो है अपग्रेड होती चली जा रही है, लेकिन फ़ायदा इसका जब ही है कि हम पॉजिटिव यूज़ करें। दीगर ममालिक में भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, पॉजिटिव यूज़ किया जाए, और पाकिस्तान भर में जो है टेक्नोलॉजी के इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता जिस तरह से होना चाहिए। और अब आप क्या समझ जी, अब ये खुद देखें कि हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट्स बाद औक़ात ऐसे भी आते हैं, 1000 में से जी 1100 में से लोगों ने 1099 तक लिए होते हैं, 95 तक लिए होते हैं। सवाल ये नहीं है कि 90 तक ले लिए भाई, 95 तक। फिर आज तक कोई आइंस्टाइन तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा बंदा तो पैदा नहीं हुआ जिसने जी हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट दी जिससे दुनिया हैरान हो। लेकिन नंबर लेने में हम लोगों को दुनिया को हैरान कर देते हैं, ये इसकी समझ नहीं है। दूसरी बात ये, जो हम स्टडी पे फोकस नहीं करते ना, तो जब पास हो के या मर मरा के जैसे भी डिग्री ले लेते हैं, डिग्री तो एक समझ ले एक शीट है जी, बेटा आपने 10-15 लाख खर्च किए तो ये आपको शीट मिल गई। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात ये, जब हम डिग्री कर लेते हैं, बाद दफ़ा जब हम गैदरिंग में बैठते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि अच्छा जी इन्होंने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन ना आप उसमें मोरालिटी देखेंगे, ना आप उसमें जो है वो आप जिसे कहते हैं कि जी एक गैदरिंग के जो यार भरम रखा जाता है, वो चीज़ें जो है वो मोरालिटी, ये चीज़ें नहीं आती। तो फिर हम कह रहे होते हैं यार ये देखो इसने कैसे बैठा हुआ बच्चों की हरकतें कर रहा है। भाई उसने बच्चों की हरकतें करनी है, ली तो उसने सिर्फ डिग्री है, उसने कुछ सीखा नहीं है। फिर हम यही कहते हैं कि जी उसने मास्टर तो कर लिया है, लेकिन बच्चे हरकतें जो है वो केजी वाले बच्चों की, क्योंकि उसने कुछ सीखा नहीं है, उसने सिर्फ डिग्री ली है। हमारा फोकस सिर्फ डिग्री लेने पर नहीं होना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल भी कुछ सीखने के लिए जो है वो एफर्ट खुद से पुट करनी पड़ती है। किस तरह से आप समझते हैं कि अगर खासकर रिज़ल्ट के हवाले से बात करें
ये 9th-10th के रिजल्ट के वाले से, इंटर के रिजल्ट के वाले से बात कर लें, क्या किसी भी जमात की हम बात कर लें, बेहतर किया जा सकता है? कहाँ पे एक गवर्नमेंट लेवल पे कहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है? दूसरी बैक एंड पे अगर हम पेरेंट्स के वाले से बात करें, वो बेहतरी लाएंगे। पेरेंट्स के लिए तो यही है कि कम से कम वो इतना तो करें, जब स्कूल से वापस आ गए हैं तो बेटा चेक तो कर लिया करें कि आपने जो काम करना था वो कर भी लिया है या सिर्फ मोबाइल पकड़ा दिया और सुबह सिर्फ पहुंचा दिया। आजकल हम पता क्या समझते हैं, जो बच्चों को पहुंचाने वाले होते हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी हुई है, शाम को दोपहर को बच्चे ले आए और सुबह पहुँचाए। हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ हम ले आए, हमारा काम है हम उनसे पूछें बेटा काम भी किया है, सिर्फ स्कूल जा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें भी हमें फोकस करनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ साथ जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो उनको सिर्फ ये नहीं फोकस करना चाहिए कि जी ठीक है स्टूडेंट्स आए जा रहे हैं और फीस कलेक्ट हम करी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर जिनका रिज़ल्ट या जो रिस्पॉन्स ठीक ना हो, क्योंकि एक उस्ताद ही एक स्टूडेंट को जो है वो हाई लेवल तक भी ले जाता है और एक उस्ताद ही होता है जो उसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नेगलेक्ट ही कर सकता है। हाँ बिल्कुल वही कर सकता है। अगर एक बंदा जैसे फॉर एग्जांपल एक ने प्यार से समझना है, एक प्यार से नहीं समझता, फिर उसको आपने समझाना है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा ये जो सारे बाकी हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम ही तो हो सारा कुछ, तुमने करके दिखाना है और इंशाल्लाह कल तुम करके अगले दिन उसको जब आप क्लैप करोगे, उसकी तारीफ करोगे तो वो इससे बेहतर रिजल्ट देगा। और इसी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी है कि वो स्कूल के बाद सिर्फ लाने और जो है वो रिसीविंग और ड्रॉपिंग के काम के अलावा चेक भी कर लिया करें, तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। भाईजान आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह भाई ने कहा कि टीचर्स के एंड पे भी और पेरेंट्स के एंड में भी इस तरह से बेहतरी लाई जानी, आपको क्या समझते हैं कि किस तरह बेहतरी आएगी? मैं भी भाई के साथ एग्री करता हूँ। टीचर पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की निगरानी करें कि वो आया जो स्कूल का काम है वो कर रहे हैं कि नहीं। और इसमें हमारे उस्ताद का भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा क्या रोल है इसमें, कि अभी ना उस्ताद को नए लोग आने चाहिए जो अच्छी तरह क्वालिफाइड हों, उनके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा हो। करंट सिचुएशन क्या चल रही है? करंट सिचुएशन में तो कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट है 9th का, तो उसमें तकरीबन 53% बच्चे फेल हैं। उसमें दोनों तरफ से कसूर है, बच्चों का भी और टीचर का भी। टीचर ख़ास तवज्जो नहीं देते, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूलों में देखा जाए तो इस तरह के वीडियो भी आए होते हैं कि टीचर बैठ के स्कूल में आते हैं, बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा पढ़ा के वापस चले जाते हैं। तो उन बच्चों ने क्या रिज़ल्ट देना है? गवर्नमेंट स्कूल में जो गाँव में होते हैं वो ज़्यादातर स्कूलें ऐसी होती हैं, वहाँ पर टीचर ख़ास पढ़ाते नहीं हैं। यहाँ लाहौर की बात अलग है, यहाँ पर तो पढ़ाते हैं। तो एकेडमी सिस्टम लाहौर का कैसा है? एकेडमी सिस्टम मैं कहता हूँ कि बाकायदे गवर्नमेंट स्कूलों से ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सारे। और बच्चे फिर भी इतनी एकेडमी होने के बावजूद बच्चे क्यों फेल हो गए 50% से ज़्यादा? 50%? मैं जिसको मेरी नज़र में ये बच्चे ना सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से सारा दिन PUBG खेलते रहते हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर हम सोशल मीडिया पे जो कुछ देखते हैं बार बार वही चीज़ें फिर हमें खुद ब खुद रिकमेंड होती जाती है। प्रैक्टिकल हुआ आपका इस तरह? फेसबुक पे तो ऐसा ही होता है, हम जो चीज़ देखते हैं, मतलब अगर किसी न्यूज़ चैनल को देखा है तो बार बार वही न्यूज़ चैनल अपने वीडियो सोशल मेटा की तरफ से रिकमेंड होती रहती हैं। ये अक्सर ऐसे ही होते हैं तकरीबन सब जगह पे। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए पेरेंट्स को या फिर गवर्नमेंट को, किस तरह से बेहतरी लाई जाए एजुकेशन सिस्टम में? गवर्नमेंट के लिए तो यही मैसेज है कि वो जो पुराने टीचर हैं ना उनको रिटायर करें, नए हाईली क्वालिफाइड लोगों को लाया जाए ताकि वो सही तरीके से पढ़ाएं। और पेरेंट्स के लिए यही है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको देखें जब वो स्कूल से वापस आते हैं, एकेडमी से वापस आते हैं, तो उनका काम भी चेक कर लिए करें कि वो आया सिर्फ आने जाने में मसरूफ़ हैं, टाइम पास कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, कि इन चीज़ों को देखना चाहिए पेरेंट्स को। तो अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं? मैं PMS और CSS की तैयारी कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? सेम। तो अभी किस तरह की तैयारी चल रही है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेरे सब्जेक्ट्स जो ऑप्शनल है मेरा IR है, जो मोस्टली लोग जो है वो पोल साइंस की तरफ जाते हैं, मैंने IR रखा हुआ है, जनरल स्टडी है और बलोची रखा हुआ है और टाउन प्लानिंग है। हाँ जी, और जनरल स्टडी भी। ये टाउन प्लानिंग में क्या आ जाता है और IR में क्या क्या आ जाता है? टाउन प्लानिंग में ये है कि जी जैसे कि उसमें मेंशन हुआ है स्पेशली जो मोजोदड़ो में था, क्या कहते हैं उसे,
जो 2500 BC पहले वो जो उनका सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम, या उनकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनकी जो प्लानिंग होती थी कि जी कैसे कैसे, अगर आप उनको देखें ना तो उनका वो सिस्टम, वो जो आजकल लाहौर में है, वो आज से 3500 साल पहले IR में क्या होता था, मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ ये उसमें सिर्फ ये, मैं आपको एक मिसाल दी है, इसके अलावा हड़प्पा की जो, हाँ जी है, और मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि सिस्टम उनका पहले कैसा था। बेशक उनकी दीवारें आप देख लें, उधर से भी आपको पता चल जाएगा। और वहाँ से उनको एक दफ़ा वो डिस्कवर हुआ था पहिया, तो इसका मतलब ये था, ये लिया जाता है कि वो लोग जो थे वो तरक्की याफ्ता थे। और दूसरी बात आपने सवाल किया कि आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, कि हमारे रिलेशन जो हैं वो बाकी कंट्रीज से कैसे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ कैसे हैं। और जैसा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे, तो आपको पता है ताल्लुकात कैसे होते हैं, हमें उनके जो है वो रिफ्यूजीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो वो एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, एक सवाल चाइना के बारे में, आप चाइना को भी देख लें, चाइना से वो इन्वेस्टमेंट आती है, वो हमें ज़रा ज़्यादा थोड़ा अजीज़ लगता है क्योंकि उधर से चीज़ें आ रही हैं। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, ठीक है, तीनों के साथ हमारे रिलेशन है और अच्छे भी हैं, ठीक है। किस तरह से आप समझते हैं कि IR में इंटरनेशनल रिलेशन, जिस तरह आपने स्टडी वगैरह किया, कि दूसरे ममालिक से भी किस तरह बेहतरी आई जाए? जो बाकी ममालिक हैं ना, हमें सबसे पहले हम जब सोचते हैं, हाँ जी, नहीं वैसे अगर स्टडी के अलावा हम ये सोचते हैं जी अमेरिका हमारा मुखालिफ है, फ़लाँ हमारा मुखालिफ है, वो हमारा दीनी भाई है। कोई हमारा दीनी भाई नहीं है और कोई हमारा मुखालिफ नहीं है। जो सारे मुल्क हैं ना भाई, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इससे आप ये बात सोचें, अमेरिका में आप जाते हैं, अमेरिका में आप वहाँ पर रहें, आपने शादी कर ली, वो आपको नेशनलिटी दे देंगे। ये कौन है? हमारे इस्लामी भाई नहीं है। सऊदी अरब में 30 साल आप खपते रहो, वो इस्लामी भाई तो हैं, कभी आपको नेशनलिटी तो नहीं देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हर बंदा जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है। डिप्लोमेसी, हाँ जी, डिप्लोमेसी, एग्जैक्टली। डिप्लोमेसी जो है वो हमें बेहतरीन जो है वो अपनानी चाहिए, और किसी से जो है वो एनिमिटी की ज़रूरत नहीं है। बस बिल्कुल। और एनिमिटी से जो है वो हमें कुछ नहीं मिलना। हम बजाय इसके कि जो टूरिज़म है या इसके अलावा जो बाकी वसाइल जो एक्सपेक्टेड होते हैं आने वाले, वो भी रुक जाते हैं। लास्ट में आप ये स्टडी भी कर रहे हैं, IR भी, टाउन प्लानिंग भी, सब कुछ, ये आप बहुत ही की पॉइंट्स हैं इसमें, और इसमें बंदा बहुत कुछ समझता है, रिसर्च भी करता है, आगे जाके जब इम्प्लीमेंटेशन करता है बहुत से ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। अभी करंट सिचुएशन में कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, लास्ट में बता दें बस। बेहतरी में जो अमेरिका को वो कहा हुआ है, ये नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात, ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल हवाले से नहीं कह रहा, जो लेकिन इस स्लोगन ने जो है वो आवाम को एक बेदारी दी है कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमने एनिमिटी ली हुई है, ये भी नहीं होना चाहिए जो दूसरी साइड पे जो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब एनिमिटी का मतलब ये नहीं कि जी पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ने पे नहीं, इक्वालिटी पे सारा कुछ होना चाहिए। और जो कहते हैं हम जो है वो सिर्फ अपने कोशिश के लिए जो है जिम्मेदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एफर्ट, नॉट फॉर रिजल्ट। रिजल्ट इज़ इन हैंड ऑफ अलमाइटी अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने सारी। ओवरऑल नाज़रीन, हमने आपको सिचुएशन दिखाई किस तरह से जो है पंजाब भर में जो है स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं, और जब रिज़ल्ट जो है मायूस कुन आता है तो इसकी वजह यही है कि गैप रह गए हैं, लैप रह गए हैं, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट के एंड पे ये है, अगर कहीं पे स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं अदर देन लाहौर, तो वहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश ये है कि स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का रवैया इस तरह का होना चाहिए, और टीचर्स की क्वालिफिकेशन जो है वो अपग्रेड होनी चाहिए। कम से कम कोई भी पंजाब भर में कोई टीचर है तो वो मास्टर्स लेवल का होना चाहिए, उसने कम से कम MA किया हो और उसे स्पेशलाइज हो उस सब्जेक्ट में। और दूसरी जानिब टीचर्स का बिहेवियर भी इंकरेजिंग होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स के वाले से बात करें तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करें और बच्चों पर भरपूर नज़र रखें, ताकि जो है एक सब्जेक्ट के वाले से उन्हें रिपोर्ट होती रहे कि हर मंथ क्या रिजल्ट है, क्या उसकी परफॉर्मेंस जा रही है बच्चे की। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो सोशल मीडिया के हवाले से बच्चों को कंट्रोल करें, और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह का टाइम अपना स्केड्यूल बना लें कि जिस तरह से उनकी पढ़ाई में हर्ज भी ना हो। और इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे। कोशिश ये कीजिए कि ये रबीउल अव्वल का माह मुबारक जो है बरकतों और सादतों वाला जारी व सारी है, और इस माह मुबारक में जो है दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी कीजिए, दिन के औकात में, रात के औकात में, सोने से पहले। और मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो शख्स मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, बख्शता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।